Hello everyone, welcome back to Diverse Mentor Priya. This is Priya Singh. Today we will read the most important MCQs of B.Ed second semester English Pedagogy. ठीक है, आज आपको मैं बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण जो आपके MCQs रिलेटेड यहाँ पर जो टॉपिक्स हैं वो समझाऊंगी, क्योंकि अगर आप डिटेल स्टडी थोड़ी सी नहीं करेंगे तो फिर आपको वहाँ पर MCQs में भी प्रॉब्लम हो सकती है। सो दैट आपको अगर अपने नंबर अच्छे लाने हैं तो आप MCQs के ही सहारे मत रहें, क्योंकि जब तक आपको उसका बेसिक ही नहीं पता होगा तो आप MCQs को ही सिर्फ आप ABCD आंसर्स के लेकर के ही आप टिक करके चले आएंगे, तो ऐसा नहीं है। आपको उसका बेसिक नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए आज मैं यहाँ पर 50 में मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर के आई हूँ। इनसे आपके बहुत ही ज़्यादा MCQs बनने वाले हैं। तो देरी नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं। देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन हमारा है, राइट डाउन द रूट ऑफ द वर्ड लैंग्वेज। जो हमारा वर्ड लैंग्वेज है इसकी जो मतलब कि जड़ है, यानी कि इसका जो प्रारंभ है वो कहाँ से होता है, तो देखते हैं। द इंग्लिश वर्ड लैंग्वेज सीम्स टू हैव बीन ड्राइवन फ्रॉम द लैटिन वर्ड लिंग्वा। जो आपका लैंग्वेज है वो लैटिन वर्ड यानी कि लैटिन वर्ड लिंग्वा है, जिसका मतलब होता है कि टंग यानी कि भाषा और ज़ुबान। फ्रेंच टर्म्स में इसे लैंग्यू एंड द पार्ल ऑल्सो बियर इम्प्रेशन ऑन लैंग्वेज, जो कि एक भाषा पर बहुत ही अच्छा प्रभाव डालता है। तो ऐसे भी आपका एक क्वेश्चन यहाँ से बनेगा कि लैंग्वेज जो शब्द है वो किस भाषा का है, तो लैटिन भाषा का है। और किससे बना हुआ है, तो फिर लिंग्वा से बना हुआ है, जिसका मतलब होता है कि टोंग या फिर भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, डिफाइन लैंग्वेज, यानी कि लैंग्वेज को परिभाषित कीजिए। तो अकॉर्डिंग टू स्वीट, ठीक है, स्वीट ने कहा है, लैंग्वेज रिवील्स आइडियाज़ एंड फीलिंग्स थ्रू मीनिंगफुल साउंड्स ऑफ वर्ड्स। यानी कि जो लैंग्वेज हमारी है वो हमारे विचारों और भावनाओं को रिवील करती है, व्यक्त करती है, यानी कि बाहर निकालती है थ्रू मीनिंगफुल साउंड ऑफ वर्ड्स। जो कि मीनिंगफुल, जिनका कि कोई एक मतलब होता है, ऐसे शब्दों को, विचारों को व्यक्त करती है, वो हमारी क्या होती है, लैंग्वेज होती है, भाषा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नेम द फॉर्म्स ऑफ लैंग्वेज। यानी कि जो टाइप्स ऑफ लैंग्वेज हैं वो कितने हैं, तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ लैंग्वेज। फर्स्ट इज साइन लैंग्वेज, द सेकेंड वन ओरल लैंग्वेज, द थर्ड वन रिटन लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, गिव एनी टू इम्पोर्टेंस ऑफ लैंग्वेज। यानी कि आपको यहाँ पर दो महत्वपूर्ण जो मतलब कि जो महत्व है उसको बताना है, लैंग्वेज का क्या है, सिर्फ दो इम्पोर्टेंस आपको बताने हैं। वैसे तो लैंग्वेज के बहुत सारे इम्पोर्टेंस होते हैं, बट आपको यहाँ पे दो बताने हैं, तो देख लेते हैं क्या हैं। वी कैन शेयर आवर फीलिंग्स एंड आइडियाज़ विद द हेल्प ऑफ लैंग्वेज। यानी कि हम अपने फीलिंग्स और आइडियाज़ को लैंग्वेज के द्वारा ही व्यक्त कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। इट इज़ यूज टू प्रिजर्व नॉलेज एंड एक्सपीरियंस ऑफ एन इंडिविजुअल। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, राइट एनी टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लैंग्वेज। यानी कि लैंग्वेज की जो दो विशेषताएं हैं वो बतानी हैं। तो फर्स्ट देखते हैं क्या है, एवरी लैंग्वेज इज़ यूनिक, कि जो सभी भाषाएं हैं वो यूनिक होती हैं। दूसरा है, लैंग्वेज इज़ अ स्किल सब्जेक्ट, कि जो लैंग्वेज आपका है वो एक स्किल सब्जेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द पार्ट्स ऑफ अ लैंग्वेज। लैंग्वेज के कितने पार्ट्स होते हैं, तो देयर आर 4 पार्ट्स ऑफ लैंग्वेज। कहीं कहीं आपको 3 भी मिलेंगे। द फर्स्ट इज़ फोनीम्स, द सेकेंड वन इज़ मॉर्फीम, द थर्ड वन इज़ सिंटैक्स एंड द लास्ट वन इज़ सीमेंटिक। फोनीम आपका क्या होता है, देखिए जो साउंड्स होते हैं यानी कि लेटर होते हैं, कि उसको हम क्या बोलते हैं, देखिए ऐसे मैं आपको यहाँ पर बताती हूँ। फोनीम्स हमारा हो गया, जैसे कि यहाँ पर हम लिखते हैं बैट, ठीक है, ये हम लोगों ने लिख दिया बैट। अब इनमें जो बी है, ए है,
टी है, ये आपके फोनीम होते हैं, यानी कि अलग अलग जो आपका एक लेटर होगा, एक साउंड होगा, बी ए टी, तो दीज आर फोनीम्स। ठीक है, मॉर्फीम देख लेते हैं क्या होते हैं। मॉर्फीम हमारे ऐसे शब्द होते हैं कि मतलब जिनको अगर अलग किया जाए तो उनका अगर मतलब यानी मीनिंग ख़त्म हो जाए तो फिर वही हमारे मॉर्फीम होते हैं। कि जैसे कि देख लेते हैं हमारे मॉर्फीम क्या होते हैं। ठीक है, अगर हम लोगों ने लिख दिया कि बॉय, ठीक है, अगर हम लोगों ने लिखा बॉय, अगर हम इस बॉय को अलग कर देते हैं यानी कि बी को अलग करते हैं तो ओ और वाई, इसका कोई मतलब हो रहा है? नहीं हो रहा है। ठीक है, अगर हम लोगों ने क्या किया, इसको अलग कर दिया तो ये हमारे तो फिर फोनीम्स हो जाएंगे। तो इसीलिए अगर हम लोग जैसे बॉय को एक साथ ही रहने देते हैं, अलग नहीं करते हैं, तो ये हमारे मॉर्फीम हो जाएंगे। मॉर्फीम हमारे ऐसे शब्द होते हैं, मतलब एक शब्द को, एक वर्ड को मॉर्फीम बोलते हैं, लेकिन अगर उसे अलग, उसके दो पार्ट्स ना हो सकें, क्योंकि बहुत से ऐसे जो शब्द होते हैं उनके दो पार्ट्स होते हैं और दोनों के अलग अलग मतलब भी होते हैं। तो जो ऐसे शब्द होते हैं जिनके अलग अलग दो मतलब ना हो, वो हमारे मॉर्फीम के अंदर आते हैं। ठीक है, सिंटेक्स हमारा क्या होता है? सिंटेक्स हमारा होता है जो सेंटेंस को हम लोग सिंटेक्स कहते हैं। ठीक है, हमारे जो सेंटेंस होते हैं, हमारे वाक्य होते हैं, उनको हम लोग सिंटेक्स बोलते हैं। और ये सिमेंटिक क्या होता है? ठीक, सिमेंटिक एक जो होता है मीनिंगफुल, जो आपका पूरा सेंटेंस होता है वो सिमेंटिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन फोनीम। अब देखिए यहाँ पर फोनीम की ही परिभाषा आ गई है। साउंड्स ऑफ एनी लैंग्वेज आर कॉल्ड फोनीम्स। वी ऑल नो दैट साउंड्स आर प्रेजेंटेड बाय लेटर्स, कि जो हमारे साउंड्स होते हैं उनको हम लेटर्स के थ्रू ही प्रेजेंट करते हैं इन रिटन लैंग्वेज, जो हमारी रिटन लैंग्वेज होती है। सो लेटर्स ऑफ अ लैंग्वेज आर कैन बी कॉल्ड फोनीम्स। फॉर एग्जाम्पल, द वर्ड हैट हैज़ 3 फोनीम्स, यानी कि जो हमारा हैट वर्ड है इसमें 3 फोनीम्स हैं, यानी कि एच है आपका, ए है आपका, टी है आपका। सो दीज आर फोनीम्स। अ फोनीम इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ साउंड इन अ लैंग्वेज। ठीक है, अब मॉर्फीम देख लेते हैं क्या होता है। अ मॉर्फीम इज़ द स्मॉलेस्ट वर्ड दैट हैज़ मीनिंग एंड कैन नॉट बी डिवाइडेड फर्दर विदाउट लीविंग इट मीनिंगलेस। मॉर्फीम जो हमारा होता है एक स्मॉलेस्ट वर्ड होता है, एक छोटा शब्द होता है, दैट हैज़ मीनिंग, जिसकी एक कोई मतलब होता है, मीनिंग होती है, एंड कैन नॉट बी डिवाइडेड, और उसको डिवाइड नहीं किया जा सकता है फर्दर विदाउट लीविंग इट मीनिंगलेस। ठीक है, लाइक जैसे कि हमारा डॉग हो गया, कैट हो गया, स्टेशन हो गया। इसमें से अगर हम लोग डॉग में से कोई भी एक लेटर हटाएंगे तो वो मीनिंगलेस हो जाएगा, स्टेशन में भी कोई एक लेटर हटा देंगे तो मीनिंगलेस ही होगा। इसलिए जो हमारे शब्द होते हैं यानी कि स्मॉलेस्ट वर्ड होता है, कैन नॉट बी डिवाइडेड, सो दिस इज कॉल्ड द मॉर्फीम। मॉर्फीम इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मीनिंग इन अ लैंग्वेज। आई होप आप लोगों को ये डेफिनेशन समझ में आ रही होंगी, और बिल्कुल भी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब तक आपको बेसिक नॉलेज नहीं होगा आप MCQs भी वहाँ पे करेक्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो बहुत से इजी नोट्स हैं, एग्ज़ाम पॉइंट्स हैं, उनमें आपको आंसर बहुत ज़्यादा आंसर उसमें मैंने देखे हैं कि जो इनकरेक्ट हैं, यानी ऑप्शन उसमें ABCD जो दिया है उसमें इनकरेक्ट ऑप्शन दिया और बच्चे उनको ही याद करके चले जाते हैं, जिससे कि उनके अकॉर्डिंग उन्होंने आंसर सही किया होता है लेकिन वो आंसर गलत होता है। इसलिए आपको बेसिक नॉलेज भी साथ साथ लेकर के चलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। डिस्कस द क्वालिटीज़ ऑफ एन गुड इंग्लिश टीचर, कि एक गुड इंग्लिश टीचर की क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए। ही हिमसेल्फ मस्ट बी गुड इन इंग्लिश लैंग्वेज, कि वो खुद भी इंग्लिश लैंग्वेज में एक अच्छा होना चाहिए, अच्छी नॉलेज होनी चाहिए उसको। ही मस्ट गिव द लैंग्वेज एक्सपोजर टू द पीपल्स, ठीक है, वो अपने शिष्यों को जो लैंग्वेज एक्सपोजर देता है, ठीक है, ही मस्ट गिव द लैंग्वेज एक्सपोजर टू द पीपल्स।
उसको अपने शिष्यों को भी लैंग्वेज एक्सपोजर यानी कि जो एक परछाई होती है उसको मतलब लेकर के चलना चाहिए, उसको समझाने की कोशिश करनी चाहिए। ही मस्ट मोटिवेट द स्टूडेंट्स, उसको अपने स्टूडेंट्स को मोटिवेशन देते रहना चाहिए। ही मस्ट फॉलो द मॉडर्न साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स, और उसको भी जो मॉडर्न साइकोलॉजिकल्स हैं यानी कि जो आपके आधुनिक मनोवैज्ञानिक जो सिद्धांत थे उनको फॉलो ज़रूर करना चाहिए। राइट डाउन 4 फंक्शंस ऑफ लैंग्वेज, मतलब कि यहाँ पर जो लैंग्वेज ऑफ फंक्शन हैं, ठीक है, फंक्शंस ऑफ लैंग्वेज हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं, लेकिन यहाँ पर आपको सिर्फ 4 फंक्शन बताने हैं, और हो सकता है आपके एग्ज़ाम में सिर्फ 1 या 2 ही पूछ दे कि इनमें से कौन सा फंक्शन ऑफ लैंग्वेज है। तो देख लेते हैं कौन कौन से। एक्सप्रेसिव फंक्शन है, इंफॉर्मेटिव फंक्शन है, डायरेक्टिव फंक्शन है, इंटरैक्टिव फंक्शन है। एक्सप्रेसिव में क्या होता है कि इसमें आपको अपने आइडियाज़ और फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना होता है। और इंफॉर्मेटिव फंक्शन क्या होता है, आपको इन्फॉर्मेशन के थ्रू ही मतलब ये फंक्शन दिया होता है, इन्फॉर्मेशन दी जाती है। डायरेक्टिव फंक्शन क्या होता है, यहाँ पे आपको निर्देश दिए जाते हैं। और इंटरैक्टिव फंक्शन क्या होता है कि मतलब वाद विवाद किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द मेन प्रिंसिपल्स ऑफ लैंग्वेज, कि जो मेन प्रिंसिपल हैं वो लैंग्वेज के वो कौन कौन से हैं, देख लेते हैं कौन कौन से हैं। लैंग्वेज इज़ यूनिक, कि लैंग्वेज जो है वो कैसी होनी चाहिए, यूनिक होनी चाहिए। लैंग्वेज इज़ एवर चेंजिंग, यानी कि लैंग्वेज आपकी एवर चेंजिंग है, कभी भी बदल सकती है। लैंग्वेज इज़ स्किल सब्जेक्ट, आपका स्किल सब्जेक्ट है। लैंग्वेज इज़ अ सिस्टम, लैंग्वेज जो है आपका एक सिस्टम भी है। लैंग्वेज इज़ वोकल, वोकल यानी ध्वनि, लैंग्वेज आपकी वोकल है। और लैंग्वेज इज़ लर्न, और लैंग्वेज क्या है, आपकी सीखी सिखाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है एनुमरेट द 4 फोल्ड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंग्लिश टीचिंग, जो आपके 4 उद्देश्य हैं, मेन उद्देश्य हैं इंग्लिश टीचिंग के, वो कौन कौन से हैं। ये क्वेश्चन 110% आपका एग्ज़ाम में आना ही आना है, इसको आप ज़रूर से ज़रूर याद करके जाइएगा। देख लेते कौन कौन से हैं। तो टू अंडरस्टैंड स्पोकन लैंग्वेज, टू स्पीक द लैंग्वेज, टू राइट द लैंग्वेज, टू रीड द लैंग्वेज, ये आपके जो 4 फोल्ड ऑब्जेक्टिव्स हैं इंग्लिश टीचिंग के, ये हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है डिफाइन माइक्रो टीचिंग, माइक्रो टीचिंग को क्या कहते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि जो हमारा सूक्ष्म शिक्षण है वो हमें डॉक्टर एलन ने दिया था, अमेरिका में इसका प्रतिपादन हुआ था 1963 में, ठीक है, मैं यहाँ पर लिखे दे रही हूँ। 1963 में सूक्ष्म शिक्षण का प्रतिपादन हुआ था। D.W. एलन ने इसको माइक्रो टीचिंग को बनाया था, ठीक है। और अगर पूछा जाए हु इज़ द फाउंडर ऑफ माइक्रो टीचिंग, तो आपका आंसर हो जाएगा D.W. एलन। इन विच ईयर माइक्रो टीचिंग वॉज प्रेजेंटेड, तो आपका आंसर हो जाएगा 1963। और यहाँ पे डेफिनेशन देख लेते हैं कि W. एलन ने क्या दी है। तो माइक्रो टीचिंग इज़ द स्केल डाउन टीचिंग एनकाउंटर इन क्लास साइज एंड टाइम, यानी कि जो माइक्रो टीचिंग है वो स्केल डाउन टीचिंग है जो कि क्लास को छोटा और टाइम को कम करती है, दैट इज़ कॉल्ड द माइक्रो टीचिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है हु डेवलप्ड माइक्रो टीचिंग, माइक्रो टीचिंग को किसने विकसित किया। तो माइक्रो टीचिंग वॉज डेवलप्ड इन स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी अमेरिका। आपको इस यूनिवर्सिटी का नाम याद रखना है, हो सकता है एग्ज़ाम में पूछ ले कि कौन सी यूनिवर्सिटी में डेवलप्ड हुआ था माइक्रो टीचिंग। तो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी अमेरिका में बाय ड्वेट एलन, यानी कि W. एलन भी बोल सकते हैं, D.W. एलन, विथ कीथ एचिसन एंड द रॉबर्ट बश, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द स्टेप्स ऑफ माइक्रो टीचिंग, माइक्रो टीचिंग के क्या स्टेप्स हैं। तो देयर आर ओनली 6 स्टेप्स, ठीक है, इन माइक्रो टीचिंग। पहला देखते हैं क्या है, प्लानिंग है, टीचिंग है, फीडबैक है, री प्लानिंग, री टीचिंग, री फीडबैक। आपको सिर्फ 3 याद रखने हैं, इनके हिसाब से ही आपको फिर 6 याद हो जाएंगे। प्लानिंग, टीचिंग एंड फीडबैक, फिर आपका री प्लानिंग, री टीचिंग, री फीडबैक आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है टोटल ड्यूरेशन फॉर माइक्रो टीचिंग साइकिल अकॉर्डिंग टू NCERT।
एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जो माइक्रो टीचिंग का ड्यूरेशन होता है, टोटल ड्यूरेशन उसने पूछा है कि एक सर्किल को पूरा होने में कितना समय लगता है, तो 36 मिनट्स। यानी कि देखिए माइक्रो टीचिंग का टाइम होता है कि माइक्रो टीचिंग सूक्ष्म शिक्षण का टाइम कितना होता है, तो सूक्ष्म शिक्षण का टाइम आपका सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट होता है, 5 to 10 मिनट, इससे ज़्यादा की क्लास नहीं होती है। और एक सर्किल पूरा होने में कितना टाइम लगता है, तो 36 मिनट टाइम लगता है। ये याद रखेंगे आप, कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम एनी 2 माइक्रो टीचिंग स्किल्स। यहाँ पर पूछा गया है कि आपको 2 सूक्ष्म शिक्षण के नाम बताने, उनके स्किल्स के नाम बताने हैं। तो यहाँ पर मैंने 4 स्किल्स आपको दिए हैं। कोई भी स्किल आपको एग्जामिनेशन में पूछ दी जाएगी तो आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। पहली स्किल है हमारी इंट्रोडक्शन स्किल, दूसरी है हमारी एक्सप्लेनिंग स्किल, तीसरी है क्वेश्चनिंग स्किल एंड द फोर्थ वन इज़ रीइंफोर्समेंट स्किल। पहली आपकी हो जाएगी प्रस्तावना यानी कि इंट्रोडक्शन, दूसरा आपकी हो जाएगी एक्सप्लेनिंग यानी कि व्याख्यान, ठीक है, थर्ड हो जाएगी आपकी क्वेश्चनिंग यानी कि प्रश्नोत्तर, एंड द फोर्थ वन इज़ रीइंफोर्समेंट जिसको कि पुनर्बलन बोलते हैं हम लोग। क्या बोलते हैं, पुनर्बलन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन ग्रामर। ग्रामर क्या है, तो ग्रामर इज द थ्योरी ऑफ लैंग्वेज। ग्रामर जो है आपका वो लैंग्वेज की थ्योरी है। इट इज़ द स्टडी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द वर्ड्स इनटू सेंटेंसेस, कि ये जो आपका है स्टडी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, ऑफ द वर्ड्स शब्दों का जो एक संगठन है, ठीक है, इनटू सेंटेंसेस वो जो सेंटेंसेस में परिवर्तित किया जाता है वो आपका ग्रामर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट डाउन द स्टेप्स ऑफ टीचिंग प्रोज, यानी कि टीचिंग प्रोज के जो स्टेप्स हैं उनको बताना है। तो यहाँ पर मैंने 12 टीचिंग प्रोज के स्टेप्स लिखे हैं, देख लेते क्या है। पहला है आपका प्रिपरेशन, दूसरा है इंट्रोडक्शन, तीसरा है स्टेटमेंट ऑफ एम, फोर्थ वन इज़ मॉडल रीडिंग, पांचवा है आपका इमिटेशन रीडिंग, 6 है आपका प्रोनाउंसिएशन ड्रिल, 7 है आपका इनरिचमेंट ऑफ वोकेबलरी, 8 है आपका साइलेंट रीडिंग, 9th है आपका कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन, 10 है आपका ब्लैक बोर्ड वर्क, 11 है आपका रिकैपिटुलेटरी क्वेश्चन, 12 है आपका असाइनमेंट। तो दीज आर द स्टेप्स ऑफ टीचिंग प्रोज, ठीक है, आपको ये याद कर लेने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन कंपोजिशन, बताना है कि कंपोजिशन क्या होता है। इन द लिटरेरी सेंस इफ समवन assembles वर्ड्स into sentences to express his ideas, thoughts and feelings orally or in writing is called composition। यानी कि कंपोजिशन वो होता है जैसे कि आपने कुछ 9-10 लाइन का पोएम या फिर कुछ भी आपने 9-10 लाइन लिख दी तो वो आपका कंपोजिशन कहलाएगा, ठीक है। तो यही बताया गया है कि लिटरेरी सेंस में क्या कहते हैं, इफ़ समवन असेंबल्स वर्ड्स, उसने अपने शब्दों को असेंबल किया इनटू सेंटेंसेस, वाक्य में, टू एक्सप्रेस हिज आइडियाज़ थॉट्स एंड फीलिंग्स, अपने विचारों को, ठीक है, और अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए ओरली और इन राइटिंग, मौखिक तरीके से या फिर राइटिंग में, तो उसको हम लोग कंपोजिशन कहते हैं, ठीक है। आपने ऐसे सुना भी होगा कि गाना कंपोज किसने किया है, ठीक है, किसने बनाया है, तो इसको हम लोग कंपोजिशन कहते हैं। द कंपोजिशन में टेक द शेप ऑफ अ लेटर, वो एक लेटर का भी शेप ले सकता है, एन एप्लीकेशन, अ पैराग्राफ, अ स्टोरी, एन एसे, अ पोएम और अ डिस्क्रिप्टिव नरेशन एटसेट्रा, ठीक है, किसी भी रूप में आपका कंपोजिशन हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट द नेम ऑफ डोमेन्स गिवन बाय B.S. ब्लूम। दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि जो ब्लूम टेक्सोनॉमी है ये आपके चारों पेपर तो नहीं कह सकते, लेकिन जो तीनों पेपर हैं आपके, 2 पेडागॉजी के हैं, तीसरा आपका टेक्नोलॉजी का है। इन तीनों पेपर्स में ब्लूम टेक्सोनॉमी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल आपका कर रही है। तो जो ब्लूम टेक्सोनॉमी है ये B.S. ब्लूम ने 1956 में इसका वर्गीकरण किया था, ठीक है। 1956 में B.S. ब्लूम ने शैक्षिक का वर्गीकरण किया था, जिनको 3 भागों में बांटा गया था,
ठीक है, 3 भागों में बांटा गया था। वो 3 भाग आपके हैं, पहला है आपका कॉग्निटिव डोमेन, द सेकंड वन इज़ अफेक्टिव डोमेन, द थर्ड वन इज़ साइकोमोटर डोमेन। कॉग्निटिव डोमेन को हम लोग संज्ञानात्मक बोलते हैं, अफेक्टिव को भावात्मक बोलते हैं और साइकोमोटर को हम लोग क्रियात्मक बोलते हैं। अफेक्टिव डोमेन देखिए जो है उसको 1964 में, ठीक है, कृतवाल तथा मसीहा ने उसको 6 उपभागों में विभाजित किया था। साइकोमोटर डोमेन को 1966 में सिम्पसन ने उसके उपभाग दिए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट आर द डिफरेंट मेथड्स ऑफ रीडिंग, मेंशन एनी टू। व्हाट आर द डिफरेंट मेथड्स ऑफ रीडिंग, जो आपकी रीडिंग है उनके डिफरेंट मेथड्स क्या क्या हैं, मेंशन एनी 2 मेथड्स ऑफ टीचिंग रीडिंग फॉर बिगिनर्स। पहला है आपका अल्फ़ाबेटिक मेथड, दूसरा है आपका फोनेटिक मेथड, तीसरा है आपका लुक एंड से मेथड, चौथा है आपका सेंटेंस मेथड। ये आपके जो मेथड्स हैं वो हैं आपके टीचिंग रीडिंग फॉर बिगिनर्स, यानी कि जो आपके पढ़ने में, जो आपके शुरुआत में जो पढ़ने में सबसे ज़्यादा मेथड को यूज़ किया जाता है, विधियों को, वो कौन कौन से हैं। तो अल्फ़ाबेटिक हैं, फोनेटिक है, लुक एंड से है, सेंटेंस है। लुक एंड से जो है आपका ये डायरेक्टिव मेथड में आता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन भी आपको पूछ देगा कि लुक एंड से मेथड जो है उसको और क्या बोलते हैं, तो डायरेक्टिव मेथड बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मेंशन एनी 2 मेथड्स ऑफ टीचिंग ऑफ स्पेलिंग। अब यहाँ पर टीचिंग ऑफ स्पेलिंग के 2 मेथड आपको बताने हैं, तो प्लेवे मेथड आपका हो गया, डिक्टेशन मेथड हो गया, ट्रांसक्रिप्शन मेथड हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मेंशन एनी 2 मेथड्स ऑफ टीचिंग ऑफ पंक्चुएशन, कि जो टीचिंग ऑफ पंक्चुएशन है उनके 2 मेथड आपके कौन कौन से हैं। तो पहला डायरेक्ट मेथड है, दूसरा आपका फोनेटिक मेथड है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्कस द प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन एंड ग्रेडेशन। तो देखते हैं क्या है आपका जो सिलेक्शन एंड ग्रेडेशन का जो सिद्धांत है क्या है। तो स्ट्रक्चरल अप्रोच फॉलोज द प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन एंड ग्रेडेशन। जो आपका स्ट्रक्चरल अप्रोच होता है वो फॉलो करता है प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन एंड ग्रेडेशन। इन दिस स्ट्रक्चर्स आर सिलेक्टेड वेरी केयरफुली। बहुत ही ज़्यादा केयरफुली ये हैं सिलेक्ट किए जाते हैं, उनका चुनाव किया जाता है स्ट्रक्चर्स का। आफ्टर सिलेक्शन के बाद स्ट्रक्चर्स आर अरेंज्ड वेरी माइन्यूटली, फिर उनका बहुत ही बारीकी से अरेंज किया जाता है। ठीक है, स्ट्रक्चर्स को। दिस इज कॉल्ड सिलेक्शन एंड ग्रेडेशन, उनको हम लोग सिलेक्शन एंड ग्रेडेशन कहते हैं। द सिलेक्शन एंड ग्रेडेशन आर डन बेस्ड ऑन द फॉलोइंग्स, कि जो किस चीज़ पे बेस्ड करता है आपका सिलेक्शन एंड ग्रेडेशन। तो स्टूडेंट्स के प्रीवियस नॉलेज, उनके पूर्व ज्ञान पे, स्टूडेंट्स इंटरेस्ट, ठीक है, बच्चे की रुचि पे, यूज़फुलनेस और आपका उपयोगी भी होना चाहिए ये, और फ्रीक्वेंसी, जो आपकी फ्रीक्वेंसी होती है, निरंतरता होती है, और एक रेंज आपकी। इन पांचों पे आपका जो आपका सिलेक्शन एंड ग्रेडेशन है वो आपका बेस होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट डाउन द 4 स्किल्स ऑफ लैंग्वेज। आपके जो 4 स्किल्स ऑफ लैंग्वेज हैं ये बहुत ज़्यादा, ये 200% आपके पेपर में क्वेश्चन आना ही आना है। सो प्लीज़, ठीक है, आप लोग इसको अच्छे से पढ़ के जाइएगा। इसका शॉर्ट फॉर्म होता है LSRW। ठीक है, कि जो आपकी 4 स्किल्स हैं इनको हम लोग LSRW बोलते हैं, यानी कि लिसनिंग स्किल, स्पीकिंग स्किल, रीडिंग स्किल एंड राइटिंग स्किल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, व्हाट आर द 2 लैंग्वेज रिसेप्टिव स्किल। अब देखिए यहाँ पे रिसेप्टिव स्किल्स क्या होती हैं। तो रिसेप्टिव स्किल्स जो आपकी होती हैं जो ग्रहण की जाती हैं, यानी कि जो ज्ञान आप अपने अंदर ग्रहण करते हैं, सो दैट इज़ कॉल्ड द रिसेप्टिव स्किल्स। तो यहाँ पे 2 रिसेप्टिव स्किल्स होती हैं, लिसनिंग स्किल एंड रीडिंग स्किल, क्योंकि जब भी आपको सुनते हैं तो वो आपके अंदर ज्ञान जो है वो आपके अंदर जाता है, आप उसको ग्रहण करते हैं और आपको याद भी रहता है। और जो रीडिंग स्किल है, आप कुछ पढ़ के भी आप उसको ग्रहण करते हैं। तो दीज आर 2 लैंग्वेज रिसेप्टिव स्किल्स इन
इंग्लिश लैंग्वेज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है वो है व्हाट आर द टू लैंग्वेज प्रोडक्टिव स्किल। अब देखिए यहाँ पे प्रोडक्टिव स्किल कौन सी है, देखिए रिसेप्टिव ग्रहण करना होता है और प्रोडक्टिव आपका जो होता है वो व्यक्त करना होता है कि आप प्रोडक्ट क्या कर रहे हैं, ठीक है, दे क्या रहे हैं। तो स्पीकिंग स्किल जो आपकी होती है राइटिंग, क्योंकि जब आप बोलते हैं तब भी आप किसी को कुछ व्यक्त करते हैं, बताते हैं, तो आपके मुंह से मतलब आप जब बताते हैं तो वो दूसरा उसको सुनता है, तो इसको हम लोग प्रोडक्टिव स्किल्स कहेंगे। और राइटिंग स्किल जब आप कुछ लिख करके बताते हैं तब भी वो आपके अंदर के विचार को ही व्यक्त करते हैं। तो दीज टू आर्स द प्रोडक्टिव स्किल्स आपकी, यानी कि स्पीकिंग स्किल और राइटिंग आपकी प्रोडक्टिव स्किल्स के अंदर आती हैं, और लिसनिंग स्किल और रीडिंग स्किल जो आपकी हैं वो रिसेप्टिव स्किल्स के अंदर आती हैं। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है इन दोनों में। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है नेम एनी टू मैक्सिम। ठीक है, मैक्सिम्स क्या होते हैं, आपके जो शिक्षण उपयोगी जो आपके स्रोत होते हैं वो होते हैं। तो नोन टू अननोन हो जाएगा और सिंपल टू कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। ठीक है, नोन टू अननोन एंड सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, यहाँ पे बहुत सारे मैक्सिम्स होते हैं, मैंने सिर्फ यहाँ पर आपको 2 ही पूछे गए थे, तो 2 आपके मैक्सिम्स को मैंने यहाँ पे बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है डिफाइन टीचिंग मेथड। अब देखिए यहाँ पे टीचिंग मेथड क्या होता है। अकॉर्डिंग टू वेस्ले, वेस्ले ने कहा है कि टीचिंग मेथड, जो टीचिंग मेथड आपकी हैं, विधियां हैं, दैट प्रोसेस रन बाय द टीचर, जो आपके शिक्षक के द्वारा प्रक्रिया होती है, इन विच स्टूडेंट्स अचीव नॉलेज, जिनके द्वारा ही स्टूडेंट्स जो आपके हैं वो नॉलेज अचीव करते हैं, ज्ञान को प्राप्त करते हैं, वो आपकी शिक्षण विधियों के माध्यम से ही प्राप्त करते हैं, ये वेस्ले ने कहा है। तो ये आपको डेफिनेशन भी याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट डाउन द टाइप्स ऑफ टीचिंग एड्स। जो आपके टीचिंग एड्स हैं यानी कि शिक्षण आपके सहायक सामग्री हैं वो कौन सी हैं। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टीचिंग एड्स, आप सबको ये पता ही होंगे। ऑडियो एड्स हैं, विजुअल एड्स हैं और ऑडियो विजुअल, यानी कि आपके श्रव्य, दृश्य और श्रव्य, यानी श्रव्य और दृश्य, ये 3 आपके टीचिंग एड्स होते हैं। नेक्स्ट है आपका राइट डाउन द 2 एग्जाम्पल्स ऑफ ऑडियो एड्स। आपको 2 एग्जाम्पल देने हैं ऑडियो एड्स के, तो देखिए कौन सा एग्जाम्पल है। टेप रिकॉर्डर आपका ऑडियो एड्स में आता है, और रेडियो, क्योंकि इनमें आप तो कुछ देख तो पाते नहीं, सिर्फ सुनते हैं, तो ये आपके ऑडियो एड्स में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है राइट डाउन द 2 एग्जाम्पल्स ऑफ विजुअल एड्स। अब आपको यहाँ पे दृश्य जो सामग्री है, सहायक सामग्री है, उसके 2 एग्जाम्पल बताने हैं। तो यहाँ पर मैंने 3 एग्जाम्पल दिए हैं, वैसे तो दृश्य में आपके 11 एग्जाम्पल्स आते हैं। ठीक है, OHP जो है आपका, बहुत से बच्चे OHP में ओवरहेड प्रोजेक्टर जो है कंफ्यूज होते हैं, बहुत से बच्चे बोलते हैं कि ये ऑडियो विजुअल दोनों होता है, और बहुत से बच्चे बोलते हैं ये सिर्फ विजुअल। तो आपका सही जो आंसर है वो विजुअल होगा, क्योंकि OHP में हम सिर्फ देख सकते हैं, सुन नहीं सकते हैं, इसलिए ओवरहेड प्रोजेक्टर आपका जो है विजुअल एड्स में आता है। ये बिल्कुल भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है। मैप आपका है ये विजुअल एड्स में है, ग्लोब है, क्योंकि मैप से भी आप कुछ देख सकते हैं, ग्लोब में भी आप देख सकते हैं, सुन नहीं सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है राइट डाउन 2 एग्जाम्पल्स ऑफ ऑडियो विजुअल। अब यहाँ पे देखिए आपको श्रव्य दृश्य सामग्री बतानी है जिसमें कि आपके ऑडियो और वीडियो दोनों एड्स आते हों। ठीक है, कंप्यूटर हो गया आपका, आप कंप्यूटर में देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं, और आपका टेलीविज़न हो गया। ठीक है, आप टेलीविज़न के माध्यम से भी कुछ देख सकते हैं और सुन सकते हैं, जैसे चलचित्र हो गए आपके, और यही सब हो गया आपका। ठीक है, वीडियो टेप रिकॉर्डर हो गया, ये सब आपके जो हैं वो ऑडियो और वीडियो में आते हैं। कैसेट्स हो गए आपकी, DVD हो गया, इनको आप देख और सुन दोनों सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिव 2 यूजेज ऑफ फ्लैश कार्ड। अब आप लोग पूछ रहे होंगे कि ये फ्लैश कार्ड क्या होता है। तो फ्लैश कार्ड भी आपकी जो है विजुअल टीचिंग एड्स है। ठीक है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, ये आपका विजुअल एड्स के ही में ही आता है ये। फ्लैश कार्ड देखिए क्या होते हैं, ताश के पत्ते टाइप के होते हैं जो बच्चों को सीखने में मदद करते हैं खेल के माध्यम से। इट प्रमोट्स लर्निंग वाइल प्लेइंग गेम्स, यानी कि खेलते खेलते ही ये बच्चों में लर्निंग को प्रमोट करता है। इट मेक्स लर्निंग इंटरेस्टिंग, ये जो है आपके लर्निंग को मतलब कि रुचिकर बनाता है, इंटरेस्ट पैदा करता है खेल खेल के माध्यम से। तो फ्लैश कार्ड जो आपके हैं विजुअल एड्स में ही आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ फ्लैश कार्ड। अब देखिए यहाँ पर आपको फ्लैश कार्ड के एडवांटेज यानी कि लाभ बताने हैं। तो फ्लैश कार्ड्स आर वेरी हेल्पफुल इन लोअर क्लासेस,
जो आपके निम्न स्तर के जो क्लासेस होती हैं, कक्षाएं, उनमें फ्लैश कार्ड बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। फ्लैश कार्ड्स आर वेरी हेल्पफुल इन डेवलपिंग पीपल्स सेंसेस, यानी कि बच्चों को ज्ञान में बहुत ज़्यादा ही विकसित करता है, उनके ज्ञान को सहायक होता है। फ्लैश कार्ड्स आर वेरी यूज़फुल इन द टीचिंग ऑफ मैथमेटिक्स एंड लैंग्वेजेस, यानी कि जो गणित और है लैंग्वेज यानी कि भाषा है जो आपकी, और जो आपकी टीचिंग ऑफ मैथमेटिक्स है, इनमें बहुत ज़्यादा मदद करता है। क्योंकि देखिए फ्लैश कार्ड ताश के पत्तों के माध्यम से ही जो आप हैं उसको अच्छे से मैथमेटिक्स में ही आपको अब गणना करना सिखा सकते हैं, घटाना सिखा सकते हैं, जोड़ सिखा सकते हैं। लैंग्वेज में भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। फ्लैश कार्ड्स मेक टीचिंग लर्निंग प्रोसेस मोर इंटरेस्टिंग, और ये आपके जो पढ़ाई के तरीके को है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग बना देता है। व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ टीचिंग एड्स। अब देखिए टीचिंग एड्स के क्या एडवांटेज हैं, क्या लाभ हैं। तो टीचिंग एड्स मेक टीचिंग लर्निंग प्रोसेस मोर इंटरेस्टिंग, ये भी जो क्या करता है आपके टीचिंग लर्निंग की प्रक्रिया को बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाता है। टीचिंग एड्स इम्प्रूव लर्निंग स्पीड, और क्या है ये आपकी लर्निंग स्पीड को ना इम्प्रूव करता है। टीचिंग एड्स इंक्रीज पीपल्स ऑब्जर्वेशन पावर, और देखिए जो आपके मतलब शिक्षार्थी का जो ऑब्जर्वेशन पावर होता है, ग्रहण करने की जो क्षमता होती है, उसको बढ़ाता है। एंड टीचिंग एड्स हेल्प इन पीपल्स ऑल राउंड डेवलपमेंट, ठीक है, और उसका जो है सर्वांगीण विकास, सभी प्रकार से विकास करने में सहायता प्रदान करता है, वो आपके टीचिंग एड्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है राइट द नेम ऑफ डिफरेंट बोर्ड्स। जो यहाँ पे डिफरेंट बोर्ड्स हैं आपको उनके नाम बताने हैं, जैसे कि हो गया आपका चॉक बोर्ड यानी कि वाइट बोर्ड। चॉक बोर्ड को ही हम लोग श्याम पट बोलते हैं, जिसको ब्लैक बोर्ड बोलते हैं। डिजिटल बोर्ड आपका हो गया, बुलेटिन बोर्ड आपका हो गया, और आपका फ्यूनरल बोर्ड हो गया, ठीक है। अब डिजिटल बोर्ड आप सब जानते हैं। बुलेटिन बोर्ड में क्या होता है कि उसमें आपको एक फ्लैनल बोर्ड की तरह ही होता है, लकड़ी का चारों तरफ से बना होता है, और इसमें छोटे छोटे से जो आपको क्लू होते हैं वो चिपका दिए जाते हैं ताकि बच्चों को आपको पढ़ने में आसानी हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ प्रिंट मीडिया। प्रिंट मीडिया के 2 एग्जांपल बताने हैं, तो बुक आपकी प्रिंट मीडिया में आती, न्यूज़पेपर आपकी हो गया, और आपका मैगजीन भी प्रिंट मीडिया के अंदर ही आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन लैंग्वेज लेबोरेटरी। आपको भाषा प्रयोगशाला को डिफाइन करना है, तो अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट लेडो, देखिए रॉबर्ट लेडो ने क्या कहा है लैंग्वेज लेबोरेटरी को लेकर के, तो द लैंग्वेज लेबोरेटरी इज़ अ सेंटर ऑफ लैंग्वेज टीचिंग इन विच आ कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट इज़ प्रोवाइडेड, जो कि वहाँ पे आपको एक कंट्रोल इन्वायरमेंट प्रोवाइड किया जाता है टू द स्टूडेंट्स, ठीक है, स्टूडेंट्स को, फॉर लिसनिंग स्पीकिंग रीडिंग एंड राइटिंग। बच्चों को सुनने में, बोलने में, पढ़ने में और लिखने में जो एक कंट्रोल एनवायरनमेंट दिया जाता है सीखने में, वो आपका लैंग्वेज लेबोरेटरी होता है। ये किसने परिभाषा दी है, तो रॉबर्ट लेडो ने दी है। राइट बेनिफिट्स ऑफ लैंग्वेज लेबोरेटरी। अब लैंग्वेज लेबोरेटरी के बेनिफिट्स देख लेते हैं क्या क्या हैं। इट इज़ अ वेरी गुड वे टू लर्न फॉरेन लैंग्वेज, क्योंकि बहुत ही अच्छा माध्यम है फॉरेन लैंग्वेज को सीखने का। इन लैंग्वेज लेबोरेटरी लैंग्वेज इज टॉट टू चिल्ड्रन यूजिंग टेक्नोलॉजी। लैंग्वेज लेबोरेटरी देखिए क्या होता है, लैंग्वेज इज टॉट टू द चिल्ड्रन, जो लैंग्वेज जो होती है बच्चों को सिखाई जाती है वो टेक्नोलॉजी के थ्रू सिखाई जाती है। थ्रू दिस द स्टूडेंट लर्न्स एट हिज ओन पेस, और बच्चे जो क्या होता है अपने ही ओन पेस यानी कि अपने ही अकॉर्डिंग, अपने ज्ञान की क्षमता के अकॉर्डिंग ही सीखते हैं। दिस हेल्प्स इन इम्प्रूविंग द प्रोनाउंसिएशन ऑफ वर्ड्स, और ये वर्ड्स के प्रोनाउंसिएशन को भी इम्प्रूव करता है। ये आपका लैंग्वेज लेबोरेटरी हो जाएगा। डिफाइन लेसन प्लान। देखिए लेसन प्लान आपका क्या होता है, तो अकॉर्डिंग टू बाइंडिंग एंड बाइंडिंग, ठीक है। बाइंडिंग एंड बाइंडिंग ने क्या परिभाषा दी है लेसन प्लान को लेकर के, तो डेली लेसन प्लान इन्वॉल्व्स डिफाइनिंग द ऑब्जेक्टिव्स, आपके जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं यानी कि उद्देश्य होते हैं, सिलेक्टिंग एंड अरेंजिंग द सब्जेक्ट मैटर एंड डिटरमाइनिंग द मेथड्स ऑफ प्रेजेंटेशन। डेली लेसन प्लान जो आपका होता है वो इन्वॉल्व्स डिफाइनिंग द ऑब्जेक्टिव, आपके उद्देश्यों को निर्धारित करता है, सिलेक्टिंग एंड अरेंजिंग द सब्जेक्ट मैटर, आपके सब्जेक्ट विषय वस्तु को फिर सिलेक्ट करता है और उनकी व्यवस्था करता है, डिटरमाइनिंग द मेथड्स ऑफ प्रेजेंटेशन, और आपके प्रेजेंटेशन की विधियों को भी निश्चित करता है, वो आपका क्या होता है लेसन प्लान होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका क्या होता है, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ मेकिंग लेसन प्लान, कि लेसन प्लान को जो बनाने में है क्या लाभ होता है, लेसन प्लान को बनाने में किस चीज़ में लेसन प्लान का यूज़ किया जाता है। तो इट हेल्प्स कंप्लीटिंग द सिलेबस इन टाइम। लेसन प्लान का बनाने का जो सबसे मुख्य जो लाभ आपको मिलता है वो क्या होता है, कंप्लीटिंग द सिलेबस इन टाइम, कि आपको समय के रहते ही आपको सिलेबस कंप्लीट कर लिया जाता है। इट हेल्प्स अ टीचर टू क्लैरिफाई ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग, जो आपके टीचिंग के आपके शिक्षा के उद्देश्य हैं उनको भी क्लैरिफाई करने में मदद करता है। इट हेल्प्स इन द मैनेजमेंट ऑफ टीचिंग एड्स, कि जो ये टीचिंग एड्स हैं आपके सहायक सामग्री हैं शिक्षण की, उनको भी मैनेज करने में मदद करता है। इट ब्रिंग्स कॉन्फिडेंस इन टीचर, और ये क्या होता है कि टीचर के अंदर एक कॉन्फिडेंस मतलब कि तैयार करता है, कि टीचर को ना लेसन प्लान अगर टीचर ने बनाया हुआ है तो उसको भी कॉन्फिडेंस रहता है कि हाँ हाँ ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिव द डेफिनेशन ऑफ मेजरमेंट, कि जो देखिए मेजरमेंट है यानी कि जो आपका मापन होता है उसकी डेफिनेशन क्या है। अकॉर्डिंग टू स्टीवेंस ने देखिए मेजरमेंट को लेकर के क्या कहा है, द असाइनमेंट ऑफ नंबर्स, कि जो असाइनमेंट होता है नंबर्स का टू ऑब्जेक्ट्स अकॉर्डिंग टू सर्टेन रूल्स, यानी कि जो उनके ऑब्जेक्ट्स होते हैं उद्देश्य होते हैं अकॉर्डिंग टू सर्टेन रूल्स, एक निश्चित नियम में ही जो होता है उसका इज कॉल्ड मेजरमेंट। ठीक है, वो आपका मापन कहलाता है, एक निश्चित जो आपका नियम होता है, ठीक है, उद्देश्यों का, वो आपका मापन कहलाता है। डिफाइन इवैल्यूएशन, अब देखिए मूल्यांकन को किसने डिफाइन किया है, तो अकॉर्डिंग टू डांडेकर जी ने क्या कहा है कि इवैल्यूएशन इज़ अ सिस्टमैटिक प्रोसेस, कि ये एक आपकी सिस्टमैटिक प्रोसेस है ऑफ डिटरमाइनिंग द एक्सटेंट टू विच एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स आर अचीव्ड बाय द पीपल्स। ठीक है, कि इवैल्यूएशन जो आपका है सिस्टमैटिक प्रोसेस है ऑफ डिटरमाइनिंग, यानी कि निश्चय करने का, द एक्सटेंट टू विच एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव, जिसमें कि शैक्षिक उद्देश्य होते हैं, आर अचीव्ड बाय द पीपल्स, यानी कि शिष्यों के द्वारा आपके जो शैक्षिक उद्देश्य प्राप्त किए जाते हैं वो आपका इवैल्यूएशन होता है। डिफाइन अचीवमेंट टेस्ट, अब देखिए अचीवमेंट टेस्ट क्या होता है, तो अकॉर्डिंग टू फ्रीमैन ने देखिए क्या कहा है कि अ टेस्ट ऑफ एजुकेशनल अचीवमेंट इज़ अ टेस्ट डिज़ाइन टू मेज़र नॉलेज, कि जो आपका टेस्ट है एजुकेशनल अचीवमेंट का इज़ अ टेस्ट डिज़ाइन टू मेज़र नॉलेज, आपके ज्ञान को मापने का, अंडरस्टैंडिंग समझने का, एंड स्किल्स इन स्पेसिफाइड सब्जेक्ट और ग्रुप ऑफ सब्जेक्ट, की जो विषय समूह हैं उनको आपके ज्ञान को मापने का, समझने का और उनकी स्किल्स को एक स्पेसिफाइड सब्जेक्ट और ग्रुप ऑफ सब्जेक्ट में बनाने का, वो आपका अचीवमेंट टेस्ट होता है। डिफाइन डायग्नोस्टिक टेस्ट, अब डायग्नोस्टिक टेस्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, निदानात्मक बोलते हैं। ठीक है, आपका जो निदानात्मक टेस्ट होता है वो हम लोगों का इसमें बच्चों की समस्याओं का जो है हल करके उनको निदान, तभी तो इसको निदानात्मक बोलते हैं डायग्नोस्टिक को। तो गुड टू फ्रीमैन, डायग्नोस्टिक टेस्ट इज़ एन एग्जामिनेशन इंटेंडेड टू मेज़र अचीवमेंट, जो डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है वो एन एग्जामिनेशन आपका एक परीक्षण है, इंटेंडेड टू मेज़र अचीवमेंट, जो आपके अचीवमेंट को मेज़र किया जाता है इन अ नैरो सब्जेक्ट फील्ड with a view to determining specific weakness as a basis of remedial teaching। उपचारात्मक विधि के द्वारा जो आपके शिक्षा में समस्याओं को ठीक है सही हल किया जाता है, आपकी समस्याओं का जो त्वरित गहन किया जाता है, वो आपके डायग्नोस्टिक टेस्ट यानी निदानात्मक परीक्षण में आता है। डिफाइन रेमेडियल टीचिंग, अब आपकी जो उपचारात्मक शिक्षण विधि है वो क्या है, तो अकॉर्डिंग टू योकम एंड सिम्पसन। ठीक है, योकम और सिम्पसन ने क्या कहा है कि रेमेडियल टीचिंग अटेम्प्ट्स टू फाइंड अ प्रोसीजर विच विल कॉज द चाइल्ड टू करेक्ट हिज एरर्स ऑफ स्किल्स और थॉट, कि उपचारात्मक जो विधि है आपकी उसमें क्या किया जाता है कि देखा जाता है या पता लगाया जाता है कि जो बच्चा है, ठीक है, उस क्या गलती कर रहा है और उसको जो है उसके एरर्स ऑफ स्किल और थॉट्स उससे कहाँ गलती हो रही है। तो अगर बच्चे को अगर आपको पता चल जाता है कि बच्चे से कहाँ गलती हो रही है तो उसको ठीक करके आप उसकी समस्या को हल कर सकते हैं। तो दिस प्रोसीजर इज़ कॉल्ड द रिमेडियल टीचिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है गिव द
टू टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं उनके दो टाइप्स आपको बताने हैं। तो पहला टाइप आपका है रिकॉग्निशन टाइप क्वेश्चन, दूसरा है आपका रिकॉल टाइप क्वेश्चन। देखिए, जो ऑब्जेक्टिव यानी कि आपके वस्तुनिष्ठ जो प्रश्न होते हैं उनके प्रकार बताने हैं। तो रिकॉग्निशन जो आपका होता है पहचान, जिसको आप पहचानते हैं यानी कि पहचान कर लेते हैं उसकी, वो आपका हो गया रिकॉग्निशन टाइप क्वेश्चन में, और दूसरा आपका रिकॉल टाइप क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आज का लास्ट क्वेश्चन आपका जो है वो है गिव टू एग्जाम्पल ऑफ रिकॉल टाइप क्वेश्चन। गिव टू एग्जाम्पल्स ऑफ रिकॉल टाइप क्वेश्चंस। आपको यहाँ पे जो रिकॉल टाइप्स क्वेश्चन है उनके दो एग्जाम्पल देने की। देखिए, रिकॉल टाइप क्वेश्चंस आपके कैसे होते हैं। व्हेन वाज ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड स्टार्टेड, जैसे कि रिकॉल टाइप क्वेश्चंस वो होते हैं कि आपको बताना होता है कि व्हेन वाज द ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, यानी कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कब स्टार्ट हुआ था। आपको इसमें 4 ऑप्शन दे दिए जाते हैं और आपको याद आ जाता है उन ऑप्शन को देख करके कि अरे हाँ, इसका आंसर तो ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मतलब कि आपका एग्जाम्पल नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द फुल नेम ऑफ गांधी जी, कि गांधी जी का फुल नेम क्या है। अगर बच्चे को ये पहले से बताया गया है कि गांधी जी का फुल नेम क्या है, तो आप उसको ना 4 ऑप्शन दे दिए जाते हैं और बच्चा जो क्या करता है, रिकॉल करता है, याद करता है। ठीक है, प्रत्यय स्मरण उसको हिंदी में बोलते हैं रिकॉल को। तो बच्चा जब याद करने की कोशिश करता है एक ऑप्शन देख करके कि अरे हाँ, ये इसका आंसर होगा, तो इसको ही हम लोग रिकॉल टाइप क्वेश्चंस बोलते हैं। ये रहे आज आपके मतलब कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो एमसीक्यूज़ इनसे बनेंगे, मैंने आपको प्रोवाइड करा दिया है आपके एग्ज़ाम के एक दिन पहले। मैं इससे ज़्यादा आपको और कुछ नहीं कर सकती क्योंकि एक दिन बचा है। लेकिन अगर आप इसको बहुत अच्छे से माइन्यूटली आप पढ़ के जाएंगे तो डेफिनेटली आपका पेपर बहुत अच्छा होगा। और वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को फॉरवर्ड कर दिया करिए, शेयर किया करिए अपने और दोस्तों तक, और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करिए। और वीडियो को आप लोग स्किप करके बिल्कुल भी ना देखें, क्योंकि स्किप करने से आपको मतलब जो जो आपको स्क्रीन पे दिखता है आपको लगता है कि हाँ, इसका आंसर तो यही है, लेकिन जो मैंने उसको एलाबोरेट किया होता है वो आप लोग सुन नहीं पाते हैं, जिससे आपको ना सिर्फ आधा अधूरा ही नॉलेज यहाँ पे मिलता है। फिर आप लोग आकर के मुझे ब्लेम मत करिएगा कि आपने तो ये बताया था और ये मुझे समझ नहीं आया। सो आई रिक्वेस्ट टू मतलब वॉच माई फुल वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्लीज़ फॉरवर्ड माई वीडियो to others. Thank you so much. Till then, bye bye.